दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है एक गरीब किसान की 5 गरीब बेटियां बनी रानी। वक्त कब बदल जाए किसी को पता नहीं। रहमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगे देर। मित्रों, आज की कहानी मन को भावुक कर देने वाली कहानी है, तो आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। प्रचंडपुर गाँव में एक सीधा सादा किसान रहता था, जिसका नाम था हरिदास। उसका घर मिट्टी से बना था, झोंपड़ी जैसा, परंतु उसकी आत्मा हिमालय जैसी अडिग थी। हरदास के पास में जमीन का एक टुकड़ा था, पर 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। धरती बंजर हो चली थी, पेड़ सूख चुके थे और बैल थककर जमीन पर गिर पड़े थे। हरदास की पत्नी रमा का देहांत उस समय हो गया था जब वो 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। गांव वाले उस किसान को बेटी वाला अभागा कहते थे, क्योंकि 5 बेटियां थीं और बेटा एक भी नहीं था। पर हरिदास ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला, उन्हें खेती सिखाई, चरखा चलाना सिखाया, पढ़ना लिखाना भी सिखाया। 5 बेटियां आर्या, कन्या, वैशाली, शीला, दिव्या अपने पिता के संघर्ष की ताकत थीं। मित्रों, एक दिन जब किसान खेत की सूखी मिट्टी को देख कर के रो रहा था, तभी गांव के कोने में रहने वाला एक बूढ़ा संत उसके पास आया। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। फिर उसने कहा, अरे हरिदास, तेरे भाग्य में श्राप और वरदान दोनों छिपे हैं। तू उस ऋषि वंश का वंशज है जिसने देवताओं को भी शिक्षा दी थी। वहीं संत की बात सुनकर के किसान ने कांपती आवाज में पूछा, यदि ऐसा था तो फिर मेरे जीवन में ये दुख क्यों है। इस प्रकार किसान की बात सुनकर के संत बोले, अरे बेटा, एक दिन तेरी 5 बेटियां 5 राजाओं के घरों में दीप बनकर जलेंगी, परंतु पहले उन्हें अपने जीवन की परीक्षा देनी होगी। और वो परीक्षा है 5 जीवन पहेलियां, जिन्हें हल करके ही वो अपने भाग्य को खोल सकेंगी। फिर तो संत की बात सुनकर के किसान की आंखों में आशा की लौ जल उठी। मित्रों, किसान की सबसे बड़ी बेटी आर्या थी, शांत, संयमी और बुद्धिमान। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बटोरने गई। वहीं उसे एक घायल घोड़ा मिला, जिसके ऊपर शाही वस्त्रों का बोझ था। आर्या ने घोड़े का उपचार किया, उसे पानी पिलाया और धैर्यपूर्वक बैठी रही। कुछ समय के बाद में एक राजसी युवक वहां आया। उसका नाम था राजकुमार विक्रम, जो राज्य विजयगढ़ का युवराज था। उसने देखा कि इस सुंदर लड़की ने उसके सबसे प्रिय घोड़े की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की है। फिर तो राजकुमार विक्रम ने कहा, तुम कौन हो सुंदरी, और इतना धैर्य कहाँ से लाती हो। वहीं आर्या ने कहा, मैं हरदास किसान की बेटी हूँ, और एक किसान की बेटी को धैर्य और सेवा जमीन से मिलती है। इस प्रकार आर्या की बात को सुनकर के राजकुमार चकित हुआ और कुछ सोचने लगा, और फिर बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, पर पहले एक परीक्षा होगी। तुम्हें एक जीवन से जुड़ी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। वहीं राजकुमार ने पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो बिना देखे भी रास्ता दिखाती है, जिसके पास हो वह कभी जीवन में हार नहीं मानता, और जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर के वो सुंदरी आर्या कुछ क्षण शांत रही। फिर उसने उत्तर दिया, इस पहेली का उत्तर है धैर्य, क्योंकि धैर्य ही है जो आंखें बंद होने पर भी मन को दिशा देता है। धैर्य ही है जो भूख, प्यास, विपत्ति और दुख में भी हमें गिरने नहीं देता। और धैर्य से ही किसान सूखी जमीन को भी हरा भरा कर देता है। फिर तो राजकुमार मुस्कराया, उसकी आंखों में चमक आ गई
उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, क्योंकि धैर्य ही राजा बनाता है और रानी भी। मित्रों, इस प्रकार किसान की बेटी आर्या की पहेली का उत्तर जानकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और वो किसान के पास गया और उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। इस प्रकार गांव भर में आश्चर्य और उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो सूखी धरती पर पहली बार बारिश हुई हो। और फिर लोग कहने लगे कि ये भाग्य का पहला फूल खिला है। मित्रों, राजकुमार विक्रम और आर्या का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ। वहीं विदाई के समय किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू सिर्फ रानी नहीं बनी, तूने इस धरती को भी आशीर्वाद दिया है। जब आर्या की शादी हो गई और वह बिजनगढ़ की रानी बनी, तब गांव के लोग किसान को आदर से देखने लगे। जो पहले उसे बेटियों वाला अभागा कहते थे, अब वही लोग उसे भाग्यशाली पिता मानने लगे। पर हरदास जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। अभी उसकी 4 बेटियां और बाकी हैं। अभी उनकी 4 परीक्षाएं और होनी हैं। मित्रों, इस प्रकार किसान जब अपनी दूसरी कन्या को देखता तो उसके चेहरे पर तेज दिखाई देता, क्योंकि दूसरी कन्या सबसे चपल और साहसी थी। उसे तीर चलाने, गायों की देखभाल करने और छोटी बहनों की रक्षा करने में अद्भुत आनंद आता था। किसान की दूसरी बेटी बचपन से ही लड़कों से 2 कदम आगे रही थी। वह निर्णय लेने में निडर थी, लेकिन स्वभाव में अत्यंत न्यायप्रिय थी। कुछ ही महीनों में एक विचित्र घटना घटी। पास के राज्य सिंहगिरी के राजा को जब पता चला कि बिजनगढ़ के राजकुमार ने एक किसान की बेटी से विवाह किया है, तो ये सब राजा जयध्वज को असंभव लगा और वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषता थी उस लड़की में जो उसने किसान की बेटी को रानी बना लिया। किसान की बेटी रानी बन गई। मित्रों, ऐसा सोच कर के राजा जयध्वज ने निश्चय किया कि वो स्वयं प्रचंडपुर जाएगा और किसान की बेटियों से मिलेगा, क्योंकि उसके मन में किसान के बेटियों की परीक्षा लेने की इच्छा थी। इस प्रकार जब वो किसान की झोंपड़ी पर आया तो किसान की दूसरी कन्या झोंपड़ी के बाहर पानी भर रही थी। इस प्रकार किसान की बेटी का आत्मविश्वास और निर्भीक नजरें देख कर के राजा चकित रह गया और बोला, क्या तुम हरदास किसान की बेटी हो? वहीं कन्या ने सिर उठाकर कहा, हाँ, मैं कन्या हूँ, किसान की बेटी हूँ। फिर तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान की बेटी पर राजसी तेज लिए हुए, क्या तुम जानती हो कि एक राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? इस प्रकार कन्या ने बिना हिचक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, नेतृत्व। इस प्रकार राजा जो था अपने प्रश्न का उत्तर जान कर के एकदम से ठहर गया और फिर बोला, यदि ऐसा है तो मुझे एक जीवन की पहेली का उत्तर दो। यदि उत्तर संतोषजनक रहा तो मैं तुम्हें अपने राजकुमार के साथ में विवाह के लिए आमंत्रित करूंगा। मित्रों, राजा जयध्वज ने पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो आदेश देने से अधिक सुनने में माहिर होती है, जो सबसे पहले पीछे खड़ी होती है पर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाती है, और जो स्वर्ण मुकुट से नहीं पर जन सेवा से सम्मानित होती है? मित्रों, इस प्रकार राजा जयध्वज की बात सुनकर के किसान की दूसरी बेटी कुछ क्षण चुप रही। उसकी आंखें स्थिर रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, वो शक्ति है नेतृत्व, क्योंकि सच्चा नेतृत्व वो होता है जो सुनना जानता है, न कि केवल आदेश देना। नेता वो नहीं जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि नेता वो है जो सबसे अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सबसे पहले समझता हो। नेता झूठी ताकत नहीं दिखाता, वो सत्य की राह पर सबसे आगे कदम रखता है। मित्रों, इस प्रकार राजा की दूसरी बेटी की बात सुनकर के राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आदर की चमक आ गई और कहने लगा, तुमने वो उत्तर दिया है जो मेरे राज दरबार के विद्वानों ने भी नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र राजकुमार यशवंत का विवाह अब तुम्हारे साथ हो। मित्रों, इस प्रकार राजा जयध्वज जो था किसान के पास गया
और उसकी दूसरी बेटी का हाथ मांगा और उसकी शादी अपने बेटे अपने राजकुमार यशवंत के साथ में करा दी। उधर जब सिंधगिरी की प्रजा ने पहली बार देखा कि एक किसान की बेटी जो जंगलों में खेलती थी अब रानी बनकर अपने न्यायप्रिय स्वभाव से राजसभा को दिशा देने वाली है, फिर तो चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। मित्रों, कन्या की विदाई पर किसान ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी तूने दिखा दिया कि मिट्टी से भी सोना निकलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे ज्ञान और न्याय से सिंहगिरी में एक नया युग आरंभ होगा। मित्रों, कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी आप जो बोते हैं वही हम बेटियां काटती हैं। यदि आपने सहस्त्र और सच्चाई बोई है तो हम पांचों बहनें एक दिन इस मिट्टी की इज्जत बढ़ाएंगी। इस प्रकार किसान की दूसरी बेटी सिंहगिरी की रानी बनकर चली गई। किसान की आंखों में आंसू थे, पर वियोग के नहीं बल्कि गर्व और विश्वास के, क्योंकि दोनों बेटियां अब राजमहलों में थीं, लेकिन अभी 3 कन्याएं थीं जिनकी परवरिश और मार्गदर्शन किसान की जिम्मेदारी थी। मित्रों, अब बारी थी किसान की तीसरी बेटी की, जिसका नाम था वैशाली। वो सबसे शांत, सरल और करुणामयी स्वभाव की थी। उसकी बातों में मिठास थी और व्यवहार में ऐसी सहनशीलता कि गांव में वृद्ध महिलाएं उसे दया की देवी कहा करतीं। परंतु उसकी इस करुणा को लोग अक्सर उसकी कमजोरी समझ लेते थे। एक दिन दूरस्थ पहाड़ियों से घिरे राज नवदुर्ग के कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने किसान से मुलाकात की और कहा, हमारे राज्य में पिछले 1 वर्ष से सूखा पड़ा है। राजा विक्रम सेतु बहुत परेशान हैं, जनता में असंतोष है। महाराज ने घोषणा की है कि जो भी उनके राज्य में शांति और संतुलन ला सकेगा उसे राज परिवार में स्थान मिलेगा। इस प्रकार व्यापारियों की बात को सुनकर के जब किसान घर पर आया और उसने अपनी जब तीनों बेटियों को वो बात बताई, तो उसकी तीसरी बेटी जो वैशाली थी उसने अपने शांत स्वर में कहा, अरे पिताजी, क्या मुझे नवदुर्ग जाने की आप अनुमति देंगे? शायद मेरी करुणा वहाँ किसी काम आ सके। इस प्रकार तीसरी बेटी वैशाली की बात को सुनकर के किसान ने मन ही मन सोचा, क्या ये कोमल बेटी किसी संकटग्रस्त राज्य को संभाल पाएगी? पर उसकी आंखों की नमी और स्वर की दृढ़ता में किसान को कुछ दिव्यता नजर आई और कहा, जा बेटी, तेरी दया तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे विश्वास है तू राज्य का संकट दूर अवश्य कर पाएगी। मित्रों, इस प्रकार अपने पिता किसान की आज्ञा पाकर के वैशाली जब नवदुर्ग पहुंची तो वहाँ की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर पड़े थे और लोग अपने राजा से नाराज थे। स्वयं राजा विक्रम सेतु हताश थे, क्योंकि कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। जब वैशाली राजमहल पहुंची तो उसकी वाणी की शांति और व्यवहार की मधुरता ने रक्षकों तक को नम्र बना दिया। वो सीधे राज दरबार में पहुंची। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों आई हो इस संकट के समय? वहीं वैशाली ने सहज स्वर में कहा, मैं एक किसान की बेटी हूँ, ना तो मैं रथ पर सवार हूँ और ना कोई तोहफा लाई हूँ। मैं बस करुणा और समझ की शक्ति से कुछ परिवर्तन आपके राज्य में लाना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो। मित्रों, राजा हंसे, पर फिर भी उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। वैशाली ने अगले कुछ ही सप्ताहों में जो किया वो चमत्कार जैसा था। उसने सबसे पहले अनाथ बच्चों और वृद्धों के लिए भोजन का आयोजन कराया। फिर वो स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से बात करने लगी, उनके दुख सुख पूछने लगी। वो उन्हें बताने लगी कि किस तरह वो कम जल में भी खेती कर सकते हैं। उसने गांव की स्त्रियों को संगठित किया, बच्चों को शिक्षा दी और राज्य के अधिकारियों को प्रेरित किया कि वो प्रजा की सेवा में अपनी निष्ठा रखें। मित्रों, धीरे धीरे नवदुर्ग राज्य में फिर से जीवन लौटने लगा। लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई और राजा विक्रमसेन, जो अब तक केवल शासन करते थे, पहली बार प्रजा से संवाद करने लगे। इस प्रकार जब परिवर्तन दिखने लगा तो राजा विक्रम सेतु ने वैशाली को अपने कक्ष में बुलाया
और कहा, तुमने मेरे राज्य को जीवन दिया है, परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भावावेश में कोई निर्णय लूं। मैं तुम्हें एक पहेली देना चाहता हूं। यदि तुम इसका उत्तर दो तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, नहीं तो तुम्हें सम्मान सहित यहाँ से विदा कर दूंगा। मित्रों, राजा की बात सुनकर के वैशाली मुस्कराई और सिर झुकाकर बोली, पूछिए महाराज, आपकी पहेली क्या है। राजा ने कहा, वो कौन सी शक्ति है जो न युद्ध करती है न तीर चलाती है, फिर भी वो टूटे हुए को जोड़ती है, बुझे को जलाती है और थके हुए को खड़ा करती है। मित्रों, राजा की पहेली सुनकर के वैशाली की आंखें नम थीं। वो कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, महाराज, वो शक्ति है करुणा। करुणा न तलवार उठाती है न सिंहासन मांगती है, पर जब वो हृदय से निकलती है तो घृणा गल जाती है, दरारें भर जाती हैं और मानवता का हिरास रुक जाता है। इसलिए राज्य को चलाने के लिए सिर्फ नीति नहीं, प्रजा के लिए करुणा चाहिए। मित्रों, इस प्रकार राजा की तीसरी बेटी वैशाली की बात को सुनकर के राजा विक्रम सेतु की आंखें भर आईं और उसने धीरे से कहा, मैंने जीवन में बहुत ज्ञान पाया, पर जो शिक्षा तुमने मुझे दी वो किसी महाग्रंथ में नहीं थी। वैशाली, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। वहीं वैशाली ने झुककर कहा, महाराज, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं सेवा करने आई थी। यदि सेवा की शक्ति को तुम अपने सिंहासन में स्थान दो तो मैं सहर्ष रानी बनूंगी। इस प्रकार वैशाली की शादी नवदुर्ग के राजा विक्रम सेतु के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास से हुई, क्योंकि नवदुर्ग की प्रजा ने पहली बार किसी रानी को अपने खेतों में पानी भरते और अपनी झोपड़ियों में बैठते देखा था। मित्रों, उधर जब किसान ने ये समाचार सुना तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसकी 3 बेटियां अब 3 राज्यों की रानियां थीं। लेकिन वो जानता था कि ये रानियां मुकुट से नहीं, गुणों से रानी बनी थीं। किसान अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, जिसे सबने अनदेखा किया उसी के आंगन से रानियां निकलीं। पर हरदास अब भी अपने खेतों में हल चलाता था और अपनी बाकी बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर उतना ही ध्यान देता था जितना उसने अपनी पहली बेटी पर दिया था। अब चौथी बेटी की बारी थी, जिसका नाम था श्रुति। मित्रों, श्रुति बचपन से ही अद्भुत वक्ता थी। उसकी आवाज़ में ऐसा कंपन था कि जब वो बोलती थी तो पशु भी शांत हो जाते थे। वो अपने शब्दों से रोते को हंसाना, टूटे को जोड़ना जानती थी। उसकी माँ कहती, ये लड़की ब्रह्मा की वाणी है। गांव में जब कोई विवाद होता तो लोग कहते, श्रुति को बुलाओ। वो सबको सुनती, फिर सरल शब्दों में हल बता देती। धीरे धीरे उसकी वाणी का यश जो था दूर दूर तक फैलने लगा। मित्रों, एक दिन एक घुड़सवार किसान के घर आया। उसने एक पत्र दिया। वो पत्र अग्निपुर के राजा अभिष्ट सेन का था। उसमें लिखा था, हमारे इकलौते पुत्र राजकुमार समरसेन को पिछले 2 वर्षों से एक भयंकर मानसिक व्याधि ने जकड़ रखा है। वो बोलना भूल गया है, किसी से संवाद नहीं करता। हमारे राज्य के भविष्य पर संकट छाया है। हमने सुना है कि आपकी पुत्री श्रुति में वाणी की ऐसी शक्ति है कि वो पत्थर को भी पिघला सकती है। कृपया उसे मेरे राजकुमार के पास में आप भेज दीजिए। यदि वो हमारे पुत्र को जीवन दे सके तो हम उसका सम्मान राजमाता के रूप में करेंगे। मित्रों, फिर तो किसान ने अपनी बेटी श्रुति से पूछा, बेटी, क्या तू ये भार उठा पाएगी। वहीं श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, शब्द मेरी सांस है और यदि मेरी सांस किसी को फिर से जीवन दे सके तो मैं चुप क्यों रहूं। मित्रों, अग्निपुर एक उन्नत और समृद्ध राज्य था, लेकिन जब श्रुति वहां पहुंची तो उसे राजमहल की चुप्पी ने विचलित कर दिया। वहाँ न ढोल बजे न स्वागत हुआ, बस मौन, थका थका सा केवल मौन था। राजा अभ्रत सेन ने श्रुति से कहा, हमारा बेटा समरसेन बचपन से ही तेजस्वी था, नीति, युद्ध, साहित्य सबका ज्ञाता था, पर 2 वर्ष पूर्व वो युद्ध से लौटकर बिल्कुल शांत हो गया। अब न हंसता है, न बोलता, न किसी को पहचानता है। कई वैद्य ऋषि आए पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया।
फिर तो श्रुति ने कहा, महाराज मुझे एकांत में उससे मिलने दीजिए, कोई साथ न हो, ना कोई सेवक ना कोई दासी। मित्रों, राजा ने श्रुति को सहमति दे दी। श्रुति ने राजकुमार समरसेन को पहली बार देखा। वो झील के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा था। आंखें खोई हुई, सामने एक बीड़ा रखी थी, लेकिन उस पर बहुत सारी धूल जमा हो गई थी। श्रुति ने बीड़ा उठाई और धीरे से छेड़ी। क्या ये वही बीड़ा है जिसे कभी राजकुमार की उंगलियां छेड़ा करती थीं? राजकुमार ने सिर हिलाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परंतु किसान की बेटी श्रुति बोली, राजकुमार समरसेन, शब्दों की अनुपस्थिति में भी संवाद होता है। चुप्पी भी चीखती है, पर वो तभी सुनी जाती है जब कोई उसे पढ़ना चाहे। इस प्रकार 3 दिन तक श्रुति रोजाना आती रही और कहानियाँ सुनाती रही। कभी वो उसे राम की वाणी सुनाती तो कभी कृष्ण की मुरली की कथा सुनाती। इस प्रकार चौथे दिन समरसेन राजकुमार की आंखों में आंसू थे। 5वें दिन उसने अपनी हथेली से झील की मिट्टी उठाकर श्रुति को थमा दी। फिर तो श्रुति मुस्कराई और संवाद शुरू हो गया। मित्रों, इस प्रकार राजा ने किसान की चौथी बेटी श्रुति की प्रभावशीलता देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा। पर श्रुति ने विनम्रता से कहा, पहले मैं राजकुमार से एक आखिरी संवाद चाहती हूँ। श्रुति ने समरसेन से कहा, यदि तुम मुझे जीवन संगिनी बनाना चाहते हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। ये पहेली उस संबंध की जड़ है जिसे तुम फिर से जीना सीख रहे हो। मित्रों, राजकुमार अब काफ़ी संयत हो चुका था। कहने लगा, पूछो आपकी पहेली क्या है? वहीं श्रुति ने पूछा, वो क्या चीज़ है जिसे बांटना बढ़ाना कहलाता है, जिसे रोकना खुद को छोटा करना होता है, जो भाषा नहीं फिर भी सबसे सशक्त संवाद है। मित्रों, इस प्रकार श्रुति की बात को सुनकर के राजकुमार समरसेन ने कुछ क्षण सोचा, फिर गहरे स्वर में कहा, वो शक्ति है, वो चीज़ है प्रेम। प्रेम न तो बांधता है न बांटा जा सकता है, जैसे कि संपत्ति। प्रेम जितना फैलता है उतना मजबूत होता है, और जब कोई व्यक्ति मौन में भी प्रेम महसूस करवा दे तो वो सबसे बड़ा संवाद होता है। मित्रों, फिर तो राजकुमार के द्वारा पहेली का उत्तर सुनकर श्रुति ने आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसकी वाणी का संवाद अब हृदय से हृदय तक पहुंच चुका था। मित्रों, राजकुमार समरसेन और श्रुति का विवाह धूमधाम से हुआ। अग्निपुर की प्रजा ने पहली बार अपने राजकुमार को मुस्कुराते हुए देखा, जो वर्षों से मौन पड़ा हुआ था। श्रुति अब अग्निपुर की रानी थी, पर उसकी पहचान आज भी वाणी की साधिका से हो रही थी। किसान को जब ये समाचार मिला तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, शब्दों ने आज मेरे भाग्य को आवाज़ दी है, क्योंकि अब मेरी 4 बेटियां रानियां बन चुकी हैं। मित्रों, किसान की 4 बेटियां रानियां तो बन चुकी थीं, मगर किसान का मन पूरी तरह से शांत नहीं था, क्योंकि उसकी 5वीं बेटी, जिसका नाम सारिका था, वो अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। वो न तो श्रुति की तरह वाणी में निपुण थी और न गौरी की तरह शिक्षा में, पर उसमें कुछ ऐसा था जो अनकहा था। उसके हाथों की मेहनत में एक जादू था। जब घर की छत टपकने लगती तो सारिका खुद कड़िया लेकर उसकी मरम्मत करती। पिता की हल्की मूठ टूटती तो वो बांस के टुकड़ों से उसे नया बना देती। वो अपनी बहनों के पुराने कपड़ों से नई कढ़ाई करके सुंदर पोशाकें बना देती थी। लोग कहते कि ये लड़की तो जैसे विश्वकर्मा की शिष्या हो, पर सारिका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहती, हाथों में श्रम हो तो पेट को भूख नहीं सताती और मन को हीनता नहीं सताती। मित्रों, एक बार गांव में एक साधु आए। उनका नाम था ऋषि तंवर। वो गांव-गांव घूमकर बच्चों को श्रम, योग और स्वावलंबन सिखाते थे। जब उन्होंने सारिका को देखा तो बोले, हे कन्या, तेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि राजमहलों की शिल्पकला भी छिपी है। मित्रों, किसान ने जब सुना तो वो साधु के चरणों में गिर गया, लेकिन सारिका ने बस मुस्कुराकर कहा, राजा हो या रंक, हाथों से जीवन ही तो संवारना होता है। इस प्रकार कुछ माह बीतने के बाद में एक बड़ा सा रथ किसान के खेत पर आकर रुका।
उसमें से निकले राजा देव वर्मा के संदेश वाहक। उन्होंने किसान से आकर कहा कि राज्य शिल्पनगर के राजकुमार अनंत वर्मा अपने पैतृक महल को छोड़कर वीराने में रहने लगे हैं। वो अपने महल को श्रम की बेइज्जती का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि सुख उन्हें नहीं चाहिए जो दूसरों के पसीने पर बने हों। हमें ज्ञात हुआ है कि आपकी कन्या सारिका जो है स्वयं श्रम की उपासक है। हम उसे एक श्रम यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि वो हमारे राजकुमार को श्रम की गरिमा समझा सके तो हम उन्हें सम्मान देंगे। मित्रों, हरदास की आंखें भर आईं क्योंकि 5वीं बार भाग्य ने दरवाजा खटखटाया था। इस प्रकार किसान की 5वीं बेटी सारिका जब शिल्पनगर पहुंची तो उसने देखा कि राजमहल वैभव से भरपूर था। सोने की मूर्तियां, संगमरमर की दीवारें, मणिक जड़े फुवारे, लेकिन इतना सुंदर महल होते हुए भी उसमें कोई राजा नहीं था। सारिका को बताया गया कि राजा अनंत वर्मा अब महल में नहीं रहते, वो राज्य की सीमा पर बने एक कच्चे झोंपड़े में रहते हैं और स्वयं लकड़ी काटते और खाना बनाते हैं। वहीं सारिका ने कहा, तो आप मुझे इस महल में क्यों लाए हो? मुझे राजा के पास ले चलिए। मित्रों, इस प्रकार झोंपड़ी में जाकर सारिका ने देखा एक नौजवान राजकुमार जिसने रेशमी वस्त्र छोड़कर खादी पहन रखी थी और चूल्हे पर रोटी सेक रहा था। पहले 3 दिन किसान की 5वीं बेटी सारिका ने कुछ नहीं कहा। वो झोंपड़ी में झाड़ू लगाती, पानी भरती, लकड़ी चीरती। राजकुमार उसे देखता लेकिन कुछ नहीं कहता। चौथे दिन राजकुमार ने कहा, तुम भी श्रम करती हो, पर क्या तुम जानती हो कि मेहनत का कोई अंत नहीं है? इस जीवन में कोई पूर्णता नहीं मिलती। मैंने सारे वैभव त्याग दिए ताकि ये जान सकूं कि असली सुख कहाँ है। फिर तो राजकुमार की बात सुनकर के सारिका ने मुस्कुराकर कहा, सुख पूर्णता में नहीं सार्थकता में होता है। अगर आपकी मेहनत किसी और के जीवन को थोड़ा भी सुंदर बना दे तो वही पूर्णता है। मित्रों, सारिका की बात को सुनकर के राजकुमार चुप हो गया। इस प्रकार 1 सप्ताह के बाद में राजकुमार ने सारिका से पूछा, तुम्हारे जीवन का आधार क्या है? केवल मेहनत? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या उत्तर दोगी? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे साथ में निश्चित विवाह कर लूँगा। वहीं राजकुमार की बात सुनकर के सारिका मुस्कुराई और बोली, पूछिए आपकी पहेली क्या है? राजकुमार ने कहा, वो क्या है जो जितना टूटता है उतना बनता है, जो जितना बांटा जाए उतना फैलता है, और जो जब तक जिंदा हो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहलाता है। वहीं सारिका ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, वो चीज़ है विश्वास। क्योंकि किसी मजदूर को अपनी मजदूरी पर, किसी पिता को अपने बच्चों के भविष्य पर और किसी स्त्री को अपने श्रम पर विश्वास होता है कि ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर विश्वास टूटता है तो श्रम भी थक जाता है। मित्रों, फिर तो किसान की 5वीं बेटी सारिका से उत्तर जानकर के राजकुमार खड़ा हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उसने एकदम से कहा, सारिका, तुमने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैं अब यह जानता हूँ कि श्रम कोई शाप नहीं वरदान है। मित्रों, इस प्रकार सारिका और अनंत वर्मा का विवाह हुआ, पर महल में नहीं, राज्य के कारीगरों की बस्ती में। राजा ने घोषणा की, आज से श्रमिक हमारे राज्य के प्रथम नागरिक होंगे और मेरी रानी श्रमिकों की शिक्षिका होगी। उधर जब हरदास किसान को ये समाचार मिला, उस समय वो खेत पर काम कर रहा था। उसने हल छोड़ा और मिट्टी को प्रणाम किया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, मेरे बच्चों के हाथों ने जो बोया था आज वही फल बनकर लौट रहा है। मित्रों, इस प्रकार किसान अपनी 5वीं बेटी सारिका की विदाई के बाद में थोड़ा थक चुका था। किसान अब बूढ़ा हो चला था। 5 बेटियां अब रानियां बन चुकी थीं, लेकिन वो हमेशा कहता, मुझे कभी बेटा नहीं चाहिए था, मेरी बेटियां ही मेरे वंश की गाथा हैं, और अगर किसी को मेरी ज़मीन चाहिए तो वो उसे जोते बोए और बेटी को जन्म दे। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भाग्य के पीछे नहीं, हमेशा आगे चलो।
पांचों बेटियां सारिका, देविका, सहसिका, काव्या और आर्या अब अलग अलग राज्यों की रानियां थीं, पर उनके दिल अब भी गांव की मिट्टी से जुड़े थे। इस प्रकार हरदास किसान ने गांव की हर दीवार पर लिखवा दिया, अकेला चल भाग्य तेरे पीछे पीछे आएगा। लेकिन अगर बेटियां साथ चलें तो भाग्य भी घुटनों के बल झुक जाएगा। तो मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, रहमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आएंगे बनत न लगे देर। क्योंकि जब वक्त बदलता है तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन सुखों से भर जाता है। तो यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।